हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम तिलोत्तमा, मैं भोपाल से हूँ और मैं आपको व्याकरण के इस पहले भाग में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में समझाना चाहती हूँ। तो आप इस लेसन को समझिए और अपने व्याकरण के नॉलेज को बढ़ाइए। और ये आप सभी लोगों को जो 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उन सबको ये व्याकरण का पाठ समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको अंश बताना चाहती हूँ बातचीत के। जैसे एक पिता और पुत्री आपस में बात कर रहे हैं। शुभी अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पिताजी कहते हैं, क्यों बेटी, ऐसी क्या बात है? शुभी, पिताजी मुझे स्कूल की वॉलीबॉल टीम में शामिल किया गया। पिता, ये तो सच में खुशी की बात है। शुभी, पिताजी कल से हम प्रतिदिन अभ्यास के लिए जाएंगे, इसलिए स्कूल भी जल्दी जाना होगा। पिताजी, अच्छा है, मैं तुम्हें कल से जल्दी जगा दिया करूँगा। इस बातचीत के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मनुष्य अपने विचारों को जिस बातों के जरिए एक दूसरे से को बोलकर या लिखकर बताता है, तो वह माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जो हम बातें एक दूसरे से बोलकर आपस में अपने विचार व्यक्त करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, वो माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। उसको भाषा कहते हैं। तो ये भाषा दो रूपों में पाई जाती है, या हम उसको दो रूप में समझ सकते हैं। एक तो लिखित और दूसरे मौखिक। जो बातें हम लिखकर बताते हैं वो भाषा लिखित होती है, और जो हम अपने मुंह से बोलकर विचारों को आदान प्रदान करके और एक दूसरे को समझाकर बताते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। अब हमारे बोलने और समझने का दूसरा रूप होता है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग जगहों पर जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको बोली कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी, तेलुगु, मलयालम, फारसी आदि। जब एक ही भाषा को अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरह से बोला जाता है तो उसको बोली कहते हैं। बोली का रूप सीमित होता है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती, जबकि ब्रज, अवधी, खड़ी बोली ये सारी साहित्यिक भाषाएं हैं, परंतु इनको खड़ी बोली के रूप में ही लिया गया है। अवधी, ब्रजमाही, बुंदेली, हरियाणवी आदि गढ़वाली हिंदी से ही उत्पन्न बोलियां हैं। इनकी भाषा का मुख्य स्रोत हिंदी है, परंतु यह इसी से निकली हुई अलग अलग भाषाएं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग बोली का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे कि हम अपने घरों में बोलते, जैसे काय तुम कहाँ जा रहे हो, काय जो का हो गओ। ये भाषा जो है हमारी, वह हमारे गांव की बोली कही जाती है। और इसी प्रकार से ठाड़े रहो, किते गओ, इते आओ, ये सारी जो है हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है, जो कि हम बोली के रूप में बोलते हैं। प्रत्येक भाषा में मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। ये चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। जैसे भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की लिपियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि देवनागरी 3 भाषाओं में पाई जाती है, मराठी, हिंदी और संस्कृत, है ना। चित्रलिपि, ये चीनी भाषा में ज़्यादातर भाषा चित्रलिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। बंगला की बंगला लिपि है। फारसी की उर्दू लिपि है। और रोमन भाषा की अंग्रेजी, जर्मनी और फ्रेंच लिपि है। लिपि का मतलब होता है कि हम अपनी बात को जिस भी तरह से लिखकर व्यक्त करते हैं वह लिपि कहलाती है। जैसे कि हम आ से लेके आहा तक के अक्षरों के द्वारा अपनी बात को लिखकर बताते हैं। हम अपनी बातों को लिखने के लिए अक्षरों का प्रयोग करते हैं,
तो ये हमारी लिपि कहलाती है। तो आपको ध्यान रखने की बात यह है कि हमारी हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हमारी भाषा हिंदी है और उसको लिखने की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अब जैसे कि हमने बताया कि हमारी मुख्य भाषा हिंदी है, तो हिंदी को हमारे संविधान ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में व्यक्त करने का अधिकार दिया है। अतः हमको अपनी व्याकरण को समझने के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। व्याकरण में हिंदी की साहित्यिक भाषा, हिंदी की बोली और हिंदी की से निकली हुई अन्य भाषाओं को समझने में हमको सहायता मिलेगी। अब भाषा के बनने तथा विकसित होने का शुद्ध रूप क्या है, ये सिखाने के लिए कुछ नियम होते हैं। यह नियम हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हमें इन्हीं शब्दों को लेकर सीखने की और इनके बारे में अन्य जानकारी मिलती है। तो भाषा को सुसंस्कृत, सुदृढ़ और सुव्यक्त करने की संस्कृति को तथा व्यक्त करने के माध्यम को हम व्याकरण कहते हैं। जैसे कि हम सजने संवरने के लिए गहनों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार भाषा को शुद्ध करने के लिए हम व्याकरण में दिए गए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, या बहुत से उसके नियम हैं जिनका हम उपयोग करके अपनी भाषा को सुसंस्कृत, सुदृढ़ और सुसमृद्ध बना सकते हैं या बनाते हैं। अतः हम कम शब्दों में कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना तथा पढ़ना सिखाता है। भाषा के 3 रूप माने गए हैं। पहली मानक भाषा, दूसरी मातृभाषा, तीसरी साहित्यिक भाषा। मानक भाषा वह होती है जो भाषा का सर्वसामान्य तथा स्वीकृत रूप होता है। यह भाषा हमें पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन आदि में उपयोग में लाई जाती है। मातृभाषा वह होती है जो अपने घर में बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, बोलता है, पढ़ता है। जैसे कि गुजराती परिवार में बच्चा जन्मा तो उसकी भाषा गुजराती होगी, महाराष्ट्री परिवार में बच्चा जन्मा तो उसकी भाषा मराठी होगी। इसी प्रकार से यदि बुंदेली बघेली परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है तो उसकी भाषा बुंदेली और बघेली होगी। प्रत्येक भाषा को में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके रखा जाता है ताकि अगली पीढ़ी उस ज्ञान का लाभ उठा सके, और उस ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है, और उसमें लिखी जाने वाली भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। किसी भी भाषा का गद्य साहित्य और पद्य साहित्य 2 रूप होता है। गद्य में हम अपने विचार, कहानी, निबंध, नाटक के माध्यम से प्रकट करते हैं, जबकि पद्य में हम अपनी बात कविता, छंद आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। अतः हमने इस प्रथम अध्याय में यह सीखा कि नंबर 1, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। नंबर 2, भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित तथा मौखिक। तीसरा, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। चौथा, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। 5वां, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। 6वां, भाषा 3 प्रकार की होती है, मानक भाषा, मातृभाषा और साहित्यिक भाषा। धन्यवाद। यदि यह अभ्यास, यह खंड आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं अगले समय में आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। यह स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है जो हमें इन सब बातों को आप लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। धन्यवाद।